Hello student, welcome to my channel Ajab Gajab English. जैसा आपको पता है कि हमने अपने चैनल पे एक टारगेट लिया है और वो टारगेट ये है कि इस बार सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में हम अपने बच्चों को 90+ % इंग्लिश में ज़रूर दिलवाएंगे। और उसके लिए हमने एक सीरीज़ जो है अपने चैनल पे स्टार्ट करी हुई है और उस सीरीज़ का नाम क्या है, रोड टू 90। और अगर अगर आप हमारे साथ हमारी सीरीज़ में हमारे जो भी वीडियोस अपलोड होंगे उस सीरीज़ में अगर आप उसे देखते हो तो हमने आपसे वक्त लिया है सिर्फ 3 महीनों का, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। अगर आप 3 महीने हमारे साथ जुड़ के रहते हो तो हम आपका सीबीएसई क्लास 10th का जितना भी सिलेबस है वो सारा कवर करवा देंगे, साथ के साथ आपको रिवीजन भी हम करवाएंगे। और इसके लिए मैंने शेड्यूल भी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरे चैनल पे नए आए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार जाके शेड्यूल वाली वीडियो ज़रूर देख लेना। उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से डेट में मैम ने कौन सा सिलेबस जो है वो कवर करना है, कब हमने रिविज़न शुरू करनी है, कौन सा टॉपिक हमने कौन से दिन को डेडिकेट कर रखा है। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको बता दूं कि आज है डे 2। आपको पता है हमने नवंबर 1, ठीक है, नवंबर 1 से हमने अपनी सीरीज़ जो है रोड टू 90 स्टार्ट कर ली है। और आज उसी सीरीज़ का कौन सा दिन है, दूसरा दिन है। जिन्होंने डे 1 वाली वीडियो नहीं देखी है वो भी जाकर देख लेना डे 1 वाली वीडियो। उससे पहले कौन सी देख लेना, शेड्यूल वाली वीडियो। शेड्यूल वाली वीडियो देख लेना, उससे आपको शेड्यूल मिल जाएगा। और फिर डे 1 वाली वीडियो देख लेना, उसमें हमने कवर किया था डस्ट ऑफ स्नो पोएम को। और आज हम कवर करने लगे हैं फायर एंड आइस पोएम जो है, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। और ये जो है हमारे सीबीएसई क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक का 2nd पोएम है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने पोएम डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान से समझो अबाउट द पोएट। आपको पता है कि ये जो पोएम है किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पूरा नाम क्या है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है, ठीक है। और उनका हैप्पी बर्थडे कब आता है, 26 मार्च 1874 में वो पैदा हुए थे। कहाँ पे, कैलिफोर्निया यूएस में, ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे कब है, 26 मार्च को रॉबर्ट फ्रॉस्ट का हैप्पी बर्थडे होता है, ठीक है। और उनकी डेथ कब हुई थी, डेथ हुई थी उनकी 29 जनवरी 1963 को उनकी डेथ हो गई थी। कहाँ डेथ हो गई थी बच्चे, बॉस्टन में उनकी डेथ हो गई थी। आगे बात समझ में। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, वो क्या है, एक अमेरिकन पोएट है जो किस चीज़ के बारे में लिखते हैं, ठीक है, रूरल लाइफ। मतलब क्या हो गया, देखो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता देती हूँ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के पोएम में आपको एवरीडे सिचुएशन मिलेगी। मतलब क्या, जो भी वो देखते हैं ना अपनी सोसाइटी में, ठीक है, लोगों के जो भी सोच है, ठीक है, वही चीज़ को उन्होंने अपने पोएम के थ्रू जो है रिफ्लेक्ट करा है। और उनकी जो पोएम है ना वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी होती है, और वो लैंग्वेज होती है जो हर कॉमन पीपल को समझ में आए, ठीक है। कोई हाई फाई वो कैब का वो यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, सिर्फ इसलिए ताकि वो इजी जो कहते हैं ना लैंग्वेज में वो बहुत बड़ी बातें जो है वो कर जाते हैं। और उसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये पोएम फायर एंड आइस। अब देखो इंट्रोडक्शन, अब हम पोएम की इंट्रोडक्शन बताती हूँ मैं आपको। जो फायर एंड आइस जो पोएम है ना, ठीक है, इसमें हमें बताया गया है कि जो अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो किस तरीके से एक दिन ख़त्म हो जाएगी। एंडिंग ऑफ अर्थ जो है ना उस चीज़ के बारे में हमें बताया गया है। और दो चीज़ों को कहा जा रहा है कि या तो फायर की वजह से या फिर आइस की वजह से जो हमारी पृथ्वी है ना एक दिन क्या हो जाएगा, पृथ्वी का एंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फायर और आइस है वो सिंबल हैं किसके, फायर जो है वो सिंबलाइज करता है डिज़ायर्स को। जो ह्यूमन बीइंग्स है ना उनकी जो डिज़ायर है, उनकी जो ग्रीड है ना, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज़ किया है कौन सा सिंबल, फायर का।
और दूसरा जो है वो है आइस। आइस जो है वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, हेट्रेड। जो लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं ना, उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज़ किया है कौन सा सिंबल, आइस का सिंबल। अब आप देखो यहाँ पे हमें क्या पता लग रहा है बच्चा पार्टी, कि सीधी सी बात है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड है, ठीक है, जो दुनिया एक दिन ख़त्म हो जाएगी। किस चीज़ की वजह से ख़त्म हो जाएगी, या तो लोगों की इच्छाएं, ठीक है, या लोगों की ग्रीड जो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, या दूसरा क्या है, लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करने लग जाएंगे ना कि उसकी वजह से भी जो अर्थ है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, अर्थ जो है उसकी डेथ हो जाएगी। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चे, कि जो हमारे इमोशंस है ना, वो एक दिन ऐसा होगा कि हमारे इमोशंस जो हैं वो हमें लीड करना शुरू करेंगे। क्या होता है, देखो किसी की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होती है, भाई मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, और उसकी वजह से वो क्या है, क्राइम करना शुरू कर देता है। मतलब क्या, यहाँ पर आप ये एक चीज़ देखते हो कि जो इमोशंस है ना वो हमें लीड करना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ को सेंटर में रख के ये जो पोएम है ना वो क्रिएट करी गई है। अब हम पोएम को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, आपको तब मीनिंग समझाऊंगी मैं, वर्डिंग्स जो है उसकी मीनिंग भी समझाऊंगी, और एक्चुअल में किस चीज़ को सेंटर में रख के जो पोएट ने इस तरीके की पोएम लिखी है ये भी बताऊंगी। देखो सबसे पहले बच्चा पार्टी स्टेंजा वन। स्टेंजा वन देखो क्या कहते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम what I have tasted of desire I hold with those who favor फायर। अब देखो जो पहली दो लाइन है, ठीक है, पहली दो लाइन में जो पोएट हैं लोगों का ओपिनियन बता रहे हैं कि कई लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जो धरती है ना वो ख़त्म हो जाएगी फायर की वजह से। मतलब क्या, कि जो लोगों की डिज़ायर है उसकी वजह से ये चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, पृथ्वी। कई लोग क्या कहते हैं, नहीं आइस की वजह से होगी। मतलब क्या, कि लोग एक दूसरे से इतनी ज़्यादा नफरत करनी शुरू कर देंगे कि ये जो अर्थ है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद देखो फिर जो है पोएट वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि जितना मैंने डिज़ायर को देखा है, जितना मैंने डिज़ायर को टेस्ट किया है, मतलब क्या, यहाँ पे खा के नहीं देखा है, लोगों को देखा है कि हाँ लोगों की ग्रीड कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं तो किस फेवर में हूँ कि फायर की वजह से ही जो हमारी पृथ्वी है ना वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। आई होप कि आपको लाइंस की मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखो बच्चे पता क्या है, इस पोएम में ना जो पोएट है हमें बस यही चीज़ समझा रहे हैं कि जो लोगों की डिज़ायर्स हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोगों की ग्रीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना कि लोग कुछ भी करने को तैयार हैं, ठीक है। लोगों को लगता है ये भी चीज़ मेरा हो जाए, ये भी चीज़ मेरा हो जाए। उसकी वजह से क्या है, लोग एक दूसरे को मतलब मारने को तैयार हो जाते हैं, क्राइम रेट बढ़ जाता है, ठीक है, चोरियाँ बढ़ जाती है। क्यों, लोगों की इच्छा शक्ति ही जो है ना वो बढ़ी जा रही है, लोगों को सेटिस्फेक्शन ही नहीं है कहीं पे उनमें। मतलब एक होता है ना कि हाँ भाई अब हम स्थिर हैं, वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग। नो, लोगों को होता है बस ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। इसकी वजह से क्या है, अब आप खुद देखो, अगर एक मान लो कि एक फैमिली है, ठीक है ना, वो चाहे कि सब कुछ मेरा हो जाए, सब कुछ मेरा हो जाए, ये सारा मतलब कि पहले कंट्री मेरी हो जाए, फिर कॉन्टिनेंट मेरा हो जाए, ठीक है ना, फिर पूरी पृथ्वी मेरी हो जाए, तो वो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है बाकियों को नुकसान ही करेगा ना। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि जो हमारी ग्रीड है ना, जो ये इमोशंस हैं, ठीक है, ग्रीड वाली, डिज़ायर वाली, वो आज हमें रूल कर रहे हैं, और इसका रिजल्ट क्या होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो नष्ट हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फर्स्ट स्टेंजा। सेकेंड स्टेंजा देखो, अब देखो क्या कहता है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब देखो यहाँ पे जो वर्ड मीनिंग है, ठीक है, वो तो मैंने लिख दिए हैं। क्या कहा जा रहा है, बट इफ इट यहाँ पे कौन है, हमारी जो मदर अर्थ है उसके लिए बोला जा रहा है कि अगर, ठीक है, अगर जो अर्थ है वो दोबारा पेरिश होती है, मतलब दोबारा मरती है, मतलब क्या, कि एक बार पृथ्वी मर गई भाई डिज़ायर्स की वजह से, ठीक है, पृथ्वी जो है नष्ट होगी डिज़ायर की वजह से, नई दुनिया बन गई, ठीक है। अब दोबारा दुनिया कैसे ख़त्म होगी, उस चीज़ का ओपिनियन दिया गया है कि अगर ऐसा होता है कि दोबारा दुनिया बन गई और दोबारा दुनिया ख़त्म होने पे आई ना, तो इस बार रीज़न कौन बनेगा, हेट, मतलब क्या, आइस। लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं कि ये दुनिया जो है वो ख़त्म हो सकती है। आगे बात समझ में।
देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर दोबारा से दुनिया ख़त्म होती है ना तो नफ़रत की वजह से हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग इतने नफ़रत करेंगे, एक दूसरे का मर्डर कर देंगे। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ। देखो जो हमारी अभी हुआ था यूक्रेन वाला जो वॉर चल रहा है, ठीक है, इसमें नॉर्मल सिविलियंस की क्या गलती है कोई गलती? बिल्कुल भी नहीं है ना। सिर्फ इसकी ईगो है कि उसकी ईगो है। मैं कि यहाँ पर ना बच्चे किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, बस मैं नॉर्मल एक ह्यूमैनिटी की बात कर रही हूँ कि किसी की कोई गलती नहीं होती है। कंट्रीज आपस में लड़ जाते हैं, नॉर्मल सिविलियंस मारे जा रहे हैं, उसकी वजह से क्या है, यूक्रेन का आपने देखा है कितना बुरा हाल हो रखा है, ठीक है। चाहे रिलीजन के नाम पर ले लो, ठीक है, कास्ट के नाम पर ले लो, लड़ाई कर लेते हैं, इतने लोग मर जाते हैं। नफरत ही तो है ना वो, बस नफरत की वजह से क्या एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। तो उससे क्या होगा, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, सभी लोग मर जाएंगे, तो सारी अर्थ भी तो खत्म ही हो जाएगी ना। आई बात समझ में? तो यहाँ पर इसी चीज़ को कहा गया है कि जो हेट्रेड है, ठीक है, जो नफरत है, वो भी पृथ्वी को नष्ट कर सकती है। और अगर हमारी डिज़ायर्स बढ़ जाएंगी तो वो भी पृथ्वी को नष्ट कर देंगी। देखो हमारी डिज़ायर्स हैं, ठीक है, आजकल एक नया ट्रेंड ही चला है। अगर फैमिली में 4 लोग हैं ना तो सभी क्या बोलते हैं कि हमारे 4 अलग अलग फ्लैट होंगे, ठीक है। और अलग अलग क्या, एक एक बंदे के पास 4 फ्लैट होते हैं। उससे क्या है, आप कहीं ना कहीं नेचर को स्पॉइल करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, फॉरेस्ट को कट कर देते हो, वहाँ पे बिल्डिंग्स बना देते हो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, वाटर को भी आज आपने बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर रखा है, ठीक है। एयर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो चुकी है, हर चीज़ जो है ना वो पोल्यूट हो चुकी है। सिर्फ क्यों, ह्यूमन बींग्स की डिज़ायर ही बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। अर्निंग इंक्रीज करने के लिए लोग इतने डिफरेंट डिफरेंट वेज इकट्ठे कर रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम में इवन फूड भी आपको प्योर नहीं मिल रहा है। तो क्या ये डिज़ायर ही तो है ना, मुझे ज़्यादा पैसा मिल जाए, मैं ज़्यादा कमा लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। उसका रिजल्ट क्या है, हम खुद ही अपने लिए, जिसको कहते हैं ना कि जहर पैदा कर रहे हैं और वही खा रहे हैं। आज हमारे पास प्रॉपर एयर नहीं है, फ्रेश एयर नहीं है, उसके बाद आपको तो प्योर वाटर नहीं है, प्योर हमारे पास कोई वेजिटेबल फ्रूट्स नहीं है। तो उसका रीज़न कौन है, ह्यूमन बींग्स ही तो है, और तो नहीं है ना कोई। तो आप इस चीज़ को सोच कर देखो तो आपको लगेगा कि देखो सिर्फ ये 5 और 4, हाँ 9 लाइन्स की पोएम है, ठीक है, 9 लाइन्स की पोएम है, इतनी ईजी वर्डिंग्स में लिखी हुई है, लेकिन इसका मीनिंग कितना डीप है। यही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइट्री बच्चे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ना ऑर्डिनरी चीज़ है। अब तुम देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट 1874 में पैदा हुए हैं, 1963 में वो मर भी गए हैं। लेकिन आज आप 2022 की बात करो, ठीक है, यही चीज़ें नहीं चल रही हैं कि मैं गलत बोल रही हूँ, खुद बताओ। इतने पहले बंदे ने ये चीज़ देख ली कि हाँ ये सोसाइटी का हाल है। आई होप कि आपको पोएम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारी जो मीनिंग्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलो अब हम लिटरेरी डिवाइस को डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहले लिटरेरी डिवाइस में आता है हमारा राइम स्कीम। तो राइम स्कीम जो है वो क्या है, ABA, फिर ABC और BCB। अब तुम्हें दिखा देती हूँ मैं कैसे बनाया ये राइम स्कीम। देखो बेटा, सबसे पहले 3-3 का वहाँ पे बना है, 3-3 का सेट ही लेते हैं हम। सबसे पहले फायर है, इसको A लिख लो, ठीक है। दूसरा है आइस, अलग है, इसको B लिख लो। फायर और डिज़ायर आपस में राइम कर रहे हैं तो इसको A लिख लो। क्या बना, ABC, सॉरी ABA, यही बना ना। ये देखो दिखाती हूँ मैं तुम्हें, बन गया ABA, इतना हो गया। उसके बाद दूसरा देखो, फिर है यहाँ पे फायर, ठीक है, ये A आ गया, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेंजा में आ जाओ, ट्वाइस, ट्वाइस और आइस, तो यहाँ पे B आ गया। उसके बाद हेट, नया वर्ड आ गया ना, बिल्कुल अलग साउंड होगी, तो C। क्या बना, ABC, यही बना जी। देख लेते हैं हम यहाँ पे, ये देखो ABC। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। उसके बाद देख लेते हैं जो रिमेनिंग रह गया, ठीक है। उसके बाद आइस B, ग्रेट, हेट और ग्रेट आपस में राइम करेंगे तो ये हो गया C, और आइस और सफाइस B, क्या बना, BCB। ये देखो BCB। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि राइम स्कीम आपने कैसे निकालना है, और इस पर्टिकुलर पोएम की राइम स्कीम क्या है ये आपको समझ आ गया, ठीक है।
फिर जो सेकंड है वो क्या है बच्चे, एसोनेंस। एसोनेंस क्या होता है, एसोनेंस होता है बेटा जब किसी भी सेंटेंस में ना, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पोएम की एक लाइन में ना जो वावल साउंड है, वावल साउंड का मतलब क्या होगा, जो वॉवल्स है ना हमारे ए ई आई ओ यू, अगर ये वाले जो साउंड है वो मैक्सिमम रिपीट हो एक लाइन में, तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एसोनेंस यूज़ किया गया है। ये देखो जैसे ये वाला लाइन है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, यहाँ पे ओ साउंड, ओ आपको पता है वाउल साउंड है, ओ साउंड कितनी बार यूज़ किया गया देखो। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है बच्चे, यहाँ पर एसोनेंस यूज़ किया गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलो अब दूसरा देखो, अब जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है वो क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, ध्यान से समझना, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर क्लोजली प्लेस वर्ड। मतलब क्या, इसमें याद रखना कोई भी दो से ज़्यादा वर्ड्स हैं एक दूसरे के साथ प्लेस्ड हैं और उनका जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ना, स्टार्ट, ये देखो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो है बच्चे, अगर उसका साउंड कॉन्सोनेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिट्रेशन। याद रखना इसमें प्लेस वैल्यू जो फर्स्ट है वो मैटर करता है। अब देखो जैसे फ है, फेवर फायर, इन दोनों वर्ड में अगर आप ध्यान से देखो तो जो पहला अल्फ़ाबेट है वही तो है ना फ, तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन। अगर इसमें भी देखो तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, इसमें भी देखो तो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ही है। फिर देखो जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है वो क्या है, इमेजरी। इमेजरी क्या होता है, इमेजरी होता है जब आप मतलब जो पोएट है ना, ठीक है, वो अपने राइटिंग स्किल से आपके सामने एक पिक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, इमेजरी यूज़ करी गई है। मतलब क्या, वी आर एबल टू इमेजिन द होल सिचुएशन, ठीक है, वर्ड्स इतने अच्छे तरीके से यूज़ करी गई हैं कि हमारे सामने एक पिक्चर बन जाती है। तो ये जो पोएम है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा गया, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर टू से व्हाट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। मतलब कि आप इमेजिन करते हो ना कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि अरे फायर की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कई कह रहे हैं कि नहीं जी आइस की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि आप पढ़ रहे हो पोएम, लेकिन आपके आंखों के सामने ना एक इमेज भी क्रिएट हो चुकी है। आई बात समझ में। तो इस लिटरेरी डिवाइस को क्या कहते हैं बच्चे, इमेजरी। फिर नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है क्या, एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे समझाती हूँ, तुम्हें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। एनाफोरा होता है जब कोई भी कॉन्जिक्यूटिव लाइन, मतलब क्या, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद आने वाली लाइन, ठीक है, जैसे पहली लाइन और दूसरी लाइन, अगर ये दोनों जो लाइन है वो सेम वर्ड्स हैं, यहाँ पे साउंड नहीं है, वर्ड की बात कर रहे हो, ठीक है, सेम वर्ड से स्टार्ट होंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एनाफोरा। अब देखो सम से दो जो लाइन है वो सेम वर्ड जो सम है उसी से स्टार्ट हो रही है ना, तो यहाँ पे कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एनाफोरा। अब नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है वो क्या है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब हम कोई भी नॉन लिविंग चीज़ है, ठीक है, या कोई भी वर्ड या एनिमल है, ठीक है, उसको हम ह्यूमन की क्वालिटीज़ दे देते हैं ना, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि ये पर्सोनिफाई कर दिया गया है। अब यहाँ पे किसको पर्सोनिफाई किया गया है, फायर और आइस को। कैसे किया जा रहा है पर्सोनिफाई, ये कहा जा रहा है कि भाई जो फायर है उसमें इतनी शक्ति है कि वो सबको मतलब पूरी अर्थ को फिनिश कर देगी, ठीक है, अर्थ का एंड हो जाएगा, आइस की वजह से अर्थ का एंड हो जाएगा। आपको पता है कुछ करने की एबिलिटी किस में होती है, जो ह्यूमन बींग्स हैं उसमें ही ये कैपेसिटी है ना, टेंडेंसी है कि वो कुछ कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे फायर और आइस को ना क्या किया गया है, पर्सोनिफाई कर दिया गया है। आई होप कि इट इज़ क्लियर। अब देखो जो लास्ट लिटरेरी डिवाइस है जो इस पोएम में यूज़ किया गया है वो है आपका बच्चा पार्टी, एन्जैम्पमेंट। एन्जैम्पमेंट क्या होता है, जब एक थॉट वाला ही सेंटेंस जो है एक से ज़्यादा लाइन में कंटिन्यू होता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो उसे हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे कौन सी लिटरेरी डिवाइस यूज़ करी गई है, एन्जैम्पमेंट। अब ध्यान से देखो ये वाला जो दो लाइंस हैं, ठीक है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पे एक ही थॉट जो है दो सेंटेंस में कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है, बिना किसी पंक्चुएशन मार्क। यहाँ पे बताओ कोई पंक्चुएशन मार्क है, नहीं है ना, यहाँ पर जाके एक पंक्चुएशन मार्क लग रहा है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ किया गया है, एन्जैम्पमेंट।
आई होप कि आपको सारे लिटरेरी डिवाइस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलो फिर अब हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखो क्या है, क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे आइडियाज़ आए हैं किसके बारे में, कि किस तरीके से जो दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि एक दिन दुनिया ख़त्म हो जाएगी? फिर आगे क्या पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि जब सन जो है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएगा, ठीक है, और वो फट जाएगा या बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, तब क्या होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा ओपिनियन मांगा जा रहा है। तो देखो बच्चे, जो सच्चाई है, ठीक है, कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी चीज़ जो भी पैदा होती है, जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसका एंड आना ही आना है। ये तो 100% है ना, चाहे आज आ जाए, चाहे करोड़ों लाखों अरबों साल बाद आ जाए, ठीक है ना, तो एंड तो है ही। तो इसका मतलब क्या है कि एक ना एक दिन तो ये पृथ्वी खत्म हो ही जाएगी। जैसे आप माइथोलॉजी में भी देखते हो, ठीक है, कहते हैं द्वापर युग आया, फिर त्रेता युग आया, अब कलयुग आया हुआ है, ठीक है, सतयुग ये वाला। तो वो क्या था, एक पूरा युग खत्म हुआ, कैसे हुआ, वो सारा प्रलय आ गया, सब कुछ खत्म हो गया ना। तो मतलब क्या, अर्थ तो एक बार एंड हो ही जाएगी ना, वो तो 100% ही है। देखो अगर जो हमारा ये सन है, ठीक है, वो ज़्यादा ही हॉट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सारी पृथ्वी जल जाएगी, ठीक है, और सब कुछ खत्म हो जाएगा। या अगर ज़्यादा ही कूल हो जाएगा तो क्या है, सनलाइट खत्म हो जाएगा, ठीक है, सनलाइट खत्म हो जाएगा, वेजिटेशन खत्म हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है फिर भी हमारी अर्थ जो है एक दिन नेस्ट हो ही जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, फायर एंड आइस के लिए बहुत सारे यहाँ पे ना डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करे गए हैं। अब हमें इसको कैटेगराइज करना है कि कौन सा फायर की कैटेगरी में जाता है, कौन सा आइस की कैटेगरी में जाता है। तो देखो सबसे पहले फायर, फायर का मतलब क्या हो गया बच्चे, हमारी डिजायर्स होगी, ग्रीड होगी, ठीक है ना। तो ये सारे किस में आ गए, हमारे फायर में आ गए, ठीक है। आइस में क्या हो गया, हमारा जो हेट्रेड है, नफरत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी आइस की कैटेगरी में डाल दो। चलो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, फटाफट करना शुरू करो। अगर हो जाता है वेल एंड गुड है, अदरवाइज मैं आपको करवाती हूँ, ठीक है। चलो आपका टाइम स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4, जल्दी जल्दी फटाफट करो बच्चे। हाँ जी हाँ जी, आप कर सकते हो, एक और ट्राई करो। बाकी नहीं होता है तो मैं हूँ ही बैठी, मैं आपके लिए ही बैठी तो हूँ ताकि आपको मैं हेल्प कर सकूँ, बट एक बार ट्राई करो फटाफट। चले चलो अब हम लोग करें ट्राई। चलो सबसे पहले हम फायर के लिए इकट्ठे करते हैं, ठीक है। फायर के लिए सबसे पहले देखो क्या आ जाएगा, ग्रीड आ जाएगा, ठीक है। ग्रीड जो है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है, लालच है, ठीक है ना जी। उसके बाद जो हमारा एवरेज है, ठीक है, एवरेज भी जो है वो भी उसका मतलब ये ग्रीड ही होता है, ठीक है, तो ये भी चला गया, ठीक है जी। उसके बाद हमारी लस्ट, ठीक है, वो भी हमारी डिजायर ही होती है एक तरह से, तो वो भी चला गया, किस में चला गया, किस में चला गया, फायर में चला गया। जो नेक्स्ट है आपका फ्यूरी, ठीक है, फ्यूरी भी आपका किस में चला गया बच्चे, हमारे फायर वाली कैटेगरी में चला गया। तो ये जो 4 है ना वो सारी फायर वाली कैटेगरी में है, बाकी जितने भी रिमेनिंग है वो कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे, आइस की कैटेगरी में चले जाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, फटाफट देख लो, कर लिया सभी ने, वेरी गुड। चलो अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो उसके बाद सबसे पहले पूछा गया है कि राइम स्कीम ऑफ पोएम, पोएम की राइम स्कीम क्या है। तो अभी मैंने डिस्कस किया था, देखो पोएम की राइम स्कीम क्या है बेटा, ये रहा। पोएम की राइम स्कीम क्या है, ए बी सी बी सी बी। क्लियर हो गया, चलो वेरी गुड। पोएम की राइम स्कीम, यहाँ तक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर कहता है हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडिया इन द पोएम। कहता है इस तरीके की राइम स्कीम यूज करके किस तरीके से कंट्रास्टिंग आइडिया, मतलब 2 डिफरेंट आइडिया को इकट्ठे प्रेजेंट किया गया। आपको पता है, देखो अगर आप इस पोएम को ध्यान से देखो, ठीक है, मैं तुम्हें अभी दोबारा लिरिक्स दिखाती हूँ, ठीक है। पहले फायर फिर आइस, दोनों कंट्रास्ट है, ठीक है, कभी ए और बी, ये राइम स्कीम है, ठीक है, इस तरीके से यूज कर लिया। फिर डिजायर और फायर, मतलब क्या, यहाँ पर फिर आपका ए यूज हो गया, तो क्या 2 अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को साथ साथ जो है ना वो यूज किया गया है। अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी 2 हैं, ठीक है, एक तो है आपका बी और सी, मतलब क्या, ट्वाइस हो गया, आइस और सफाइस तो एक कैटेगरी में आ गए, और हेट और ग्रेड जो है वो अलग कैटेगरी में आ गया। मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है ना बच्चे,
कि जो पोएट है ना, उन्होंने दो पॉइंट ऑफ व्यू लेके चले कि फायर है, आइस है, ठीक है, उससे क्या होगी, हमारी अर्थ जो है वो फिनिश हो जाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कि पहले सारी बातें फायर के बारे में कर ली फिर सारी बातें आइस के बारे में कर ली, नहीं, वो कंट्रास्ट करके लेके चल रहे हैं, ठीक है। राइम स्कीम जो है, ठीक है, पोएम की जो रिदम है उसको चेंज करे जा रहे हैं ताकि जो मतलब कि पोएम की इंपॉर्टेंस है और उनका जो मेन पॉइंट है वो अच्छे से एक्सप्रेस हो जाए। आई होप कि आपको थर्ड क्वेश्चन भी हो गया होगा। चलिए अब हम जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को। चलिए तो ध्यान से देखना, जो हमारा पहला एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट जो स्टैंजा वही लिखी हुई है ना, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब पहला क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट डू द पीपल थिंक अबाउट द वर्ल्ड। दुनिया जो है, ठीक है, सॉरी हाँ, दुनिया, लोग जो है वो पृथ्वी के बारे में क्या सोचते हैं। चलो यहाँ पे ओपिनियन है, देखो कौन सा सही है, ठीक है। दे थिंक द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव। फिर दूसरा कहता है दे थिंक दैट द वर्ल्ड विल नेवर पेरिश। फिर क्या है, तीसरा ऑप्शन है दे थिंक द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉय बाय फ्लड। या चौथा पॉइंट है दे थिंक दैट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड आइस। इस पोएम के अकॉर्डिंग बताओ कौन सा है सही आंसर। फटाफट लोगों का ओपिनियन बताना है, किसके बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में, हमारी दुनिया के बारे में। कौन सा सही आंसर है, जल्दी जल्दी, हरी आप बच्चे। हाँ जी, राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, ठीक है। दुनिया क्या सोचती है कि जो वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड आइस, ये देखो लिखा है ना, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, इसी पे तो क्वेश्चन पूछा गया था। आ गया समझ, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, जिन बच्चों का सही हुआ आंसर वो अपने आप को +1 मार्क्स दे देना, और जिनका सही आंसर नहीं हुआ वो ध्यान से क्लास को देखो, ठीक है। बहुत इजी पोएम है, अच्छे से समझ आ जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पोएट ओपिनियन अबाउट द वर्ल्ड। पोएट का पर्सनल ओपिनियन क्या है दुनिया के बारे में, जल्दी बताओ। 4 ऑप्शंस हैं, फटाफट हरिया बच्चे, ठीक है, अच्छे से आप कर सकते हो, चारों स्टेटमेंट को पढ़ो, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। राइट आंसर इज बी, ठीक है। पोएट क्या कहते हैं, ही थिंक्स दैट वी शुड कंट्रोल आवर ग्रोइंग डिजायर्स। पोएट का क्या ओपिनियन है भाई कि हमें अपने डिजायर्स कंट्रोल करनी चाहिए ना, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज फायर सिंबॉलिक ऑफ। फायर किस चीज को सिंबॉलिक है, किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है, हीट, ड्राइनेस, डिजायर, हंगर। चलो ये तो सभी को आता होगा, वेरी गुड वंडरफुल। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, डिजायर को, ठीक है। फायर सिंबलाइज डिजायर, वेरी गुड। फिर कहता है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द स्टेंजा। स्टेंजा की राइम स्कीम निकालो, चलो आ जाओ, ठीक है। फायर ए, आइस बी, डिजायर ए, फिर फायर ए, क्या बना, ए बी ए ए। अब देखो कहाँ पे है, ए बी पहला तो नहीं है, चलो ए बी ए ए, ये रहा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए बी ए ए। सभी का यही है, क्रॉस चेक करो, सही है तो 1 नंबर दे देना, नहीं तो प्लीज सभी बच्चे प्लीज सीरियस हो जाओ। अब देखो आ गया आपका सेकंड स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा के ऊपर ये क्वेश्चन आए हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो इट है ना पहली लाइन में, ये वाला देखो, वो इट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फायर को, आइस को, डिस्ट्रक्शन को, या वर्ल्ड को। देखो यहाँ पे ना, बट इफ इट हैड टू पेरिश, तो यहाँ पे इट किसके लिए है, वर्ल्ड के लिए बच्चे, कि अगर दुनिया को दोबारा खत्म होना होगा। आए बात समझ में, कितने बच्चों के आंसर सही हैं फटाफट कमेंट कर देना, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज आइस सिंबॉलिक ऑफ। आइस किस चीज को सिंबल है, कोल्ड का, हैप्पीनेस, हेट्रेड, या लव। जल्दी बताओ, स्टार्टिंग में ही बताया था, पूरे पोएम में ये डिस्कस करते आ रहे हैं, बहुत आसान है। क्या ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी, हेट्रेड। आइस किसको सिंबलाइज करता है बच्चे, हेट्रेड को सिंबलाइज करता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, 2 चीजें आपने बतानी है जो पोएट को लगता है कि ये 2 चीजें इनफ हैं भाई
किस चीज के लिए? अर्थ को फिनिश करने के लिए। फायर एंड आइस मीन्स हेट्रेड एंड डिजायर, फायर एंड आइस हेट्रेड एंड हीट एंड ग्लेशियर, ठीक है। फायर एंड आइस एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन और द कोल्ड एटीट्यूड एंड एंगर ऑफ पीपल। कौन सा सही है? फायर एंड आइस हेट्रेड एंड डिजायर, ठीक है। राइट आंसर कौन सा है? फायर ऑन आइस किस चीज के लिए भाई? हेट्रेड और डिजायर के लिए तो है ना, और यही सफिशिएंट है अर्थ को खत्म करने के लिए। आई बात समझ में? वेरी गुड। अरे यार यहाँ पे ना बाय मिस्टेक देखो, डिजायर पहले आना चाहिए था, फायर को रिप्रेजेंट करता है, और आइस वाला जो हेट है वो बाद में आना चाहिए था, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। वेरी गुड। चलो जो लास्ट का क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन आज का, देखो क्या है। व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टेंजा? इस स्टेंजा की राइम स्कीम निकालो। चलो भाई आ जाओ, राइम स्कीम निकालें। चलो बेटा आ जाओ, इस पर्टिकुलर स्टेंजा की राइम स्कीम निकालना है। तो भाई अगर हम ट्वाइस को लिख लेते हैं ए, हेट को लिख लेते हैं बी, फिर आइस ट्वाइस आइस ए, फिर ग्रेट आपका बी, और सफाइस क्या हो गया? ए। तो राइम स्कीम क्या बन गई? ए बी ए, यही है ना? ए बी, देखो ए बी ए। ओ वेरी गुड, ठीक है। राइम स्कीम जो है वो स्टेंजा की क्या है? ए बी ए। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैम वहां पे तो सी बी था जब आपने पोएम की राइम स्कीम कराई थी, तो बच्चे वहां पे मैंने पूरी पोएम की राइम स्कीम करवाई थी, तो वहां पे थर्ड साउंड को मैंने सी रिप्रेजेंट करा था, बट यहाँ पे हमें सिर्फ स्टेंजा की राइम स्कीम पूछी गई है, ठीक है जी। वेरी गुड। अब बताओ भाई कितने कितने मार्क्स आए सभी के? 8 क्वेश्चन थे, 4 इसके और 4 पिछले स्टेंजा के। कितने मार्क्स आ गए? ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए हैं। जिनके फुल नहीं आए भाई टेंशन मत लो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है जी। तो चलो आज का सेशन यही है। सेकंड जो हमारा डे था हमने डेडिकेट किया था फायर एंड आइस को, और आपको फायर एंड आइस का सब कुछ जो भी था लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है, या फिर आपका जो पोएटिक डिवाइस यूज करी गए हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक्सट्रैक्ट वेस्ट क्वेश्चन है, सभी करवा दिए गए हैं। अगर आपको लगे कि मेरे चैनल पे आके आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है और आपकी अच्छी रिवीजन हो रही है, सिलेबस कवरेज हो रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, तभी आपको पता लगता रहेगा कि हमारे चैनल पे क्या चल रहा है। और अपने दोस्तों से शेयर करना, और सभी को कहूंगी जो पुरानी वीडियोस हैं फर्स्ट डे की वो भी देख लेना, और स्ट्रैटेजी वाली वीडियो भी देख लेना, ताकि आपको पता लग जाएगा कि कौन से डे पे हमारा कौन सा टॉपिक चलेगा इस चैनल पे, ठीक है। थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।